नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और आंखों की बीमारियों के। कोविड-19 महामारी से हमारी लड़ाई जारी है और इसे लेकर लगातार शोध भी जारी है। मुख्य रूप से कोरोना वायरस का संक्रमण सांस लेने से यानी नाक और मुंह के जरिए फैलता है, लेकिन कोरोना वायरस आंखों के रास्ते भी शरीर तक पहुंच सकता है। साथ ही कोरोना के दुष्प्रभाव के रूप में एक नई बात भी सामने आई है कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर किस तरह से होता है कोरोना का आंखों पर असर? पहले से आंखों की किसी तरह की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति पर क्या कोविड-19 का दुष्प्रभाव ज्यादा हो सकता है? क्या एहतियात हैं जो बरती जा सकती हैं और क्या है इससे बचने के उपाय? इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन खोखर। इसके अलावा हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, इसलिए कोरोना के इस काल में हमें अपनी आंखों की भी खास देखभाल की जरूरत है। कोरोना के दुष्प्रभाव को लेकर लगातार शोध जारी है। कई शोध में पता चला है हमारी आंखों के लिए भी कोरोना वायरस काफी खतरनाक साबित हो रहा है। कई मरीजों की आंखों पर कोरोना वायरस का बुरा असर देखा गया है। मरीजों की आंखों से पानी आने के साथ तेज जलन की शिकायत मिली और आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर देखने को मिला। रिसर्च में आंखों से भी कोरोना वायरस का संबंध बताया गया है। ये बात सामने आई है कि कंजंक्टिवाइटिस के दौरान आंखों का गुलाबी हो जाना मरीज में कोरोना वायरस की गंभीरता बता सकता है। मरीज में कोरोना की स्थिति जितनी गंभीर होती है, कंजंक्टिवाइटिस होने की उसमें उतनी ही अधिक आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना रोगियों में खून के थक्के बन जाते हैं, जो खतरनाक स्थिति है। ये खून के थक्के कहीं भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि आंखों में भी। इसी तरह हृदय, गुर्दे और उनकी नसों में भी खून के थक्के जम सकते हैं। ये स्थिति काफी खतरनाक साबित हो सकती है। खासकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को भी ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ऐसे रोगियों में स्थिति बिगड़ने पर आंखों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना काल में अपनी आंखों के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। तो विशेष सतर्कता बरतने की बात हो रही है और जाहिर तौर पर हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं इस पर चर्चा के लिए, डॉक्टर खोखर और डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला। आप तमाम दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी हम तक जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पहुंचे हैं, उनको भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उन पर भी बात होगी। और आंखों की देखभाल की जब हम बात कर रहे हैं, आंखों की बीमारियों की बात कर रहे हैं और कोविड-19 की, तो डॉक्टर खोखर, हमारी आंखें और कोरोना महामारी, किस तरह का असर कोरोना का आंखों पर दिखा है और ये कितना गंभीर हो सकता है? जी। अ, जैसे ये चाइनीज़ वुहान वायरस प्रकट हुआ देश में, उससे पहले हम देख रहे थे कि चाइना में, क्योंकि वहाँ सबसे पहले हुआ है, तो ज़्यादातर रिसर्च वहाँ से आनी शुरू हो गई। किंतु यहाँ पर भी एक तो मौसम जब बदलता है, कंजंक्टिवाइटिस होती है, जिसको लोग मामूली एडेनो वायरस जो होता है, हम्म, हम्म, वो भी फैल सकता है। उसी तरह जैसे ये अब कोरोना वायरस जो आया है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आँख के ज़रिए, जब वो आता है तो शरीर के किसी भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे जाके उसका इम्पैक्ट होता है, वो वायरस जाके वो चिपक जाता है और फिर ग्रो करता है और फिर प्रोलिफरेट करके और उससे प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। अब आँख की जो लेयर होती है कंजक्टिवा, वो भी एक्सपोज़ होती है बाहर। सो 2-3 स्टडीज़ जो आई हैं, एक चाइना से और एक यूरोप की साइड से आई है, उन दोनों में उन्होंने ये कहा है कि ये आँख के टिश्यू में पाया तो जाता है। हम्म, एक स्टडी कहती है कि उससे फैल सकता है, दूसरे का मानना है कि शायद इतना मुमकिन नहीं है। किंतु जब अगर आपको डाउट है, तो आँख का जो टेयर्स निकलते हैं, जब पेशेंट के गले में और साँस में उसके कोरोना आता है, तो वो आँख के रास्ते में भी आ सकता है। तो आँख में मतलब है कि आँसू में भी आपके कोरोना का वायरस, लाइव वायरस मिलता है। हम्म, सो अब 2 चीज़ें हो गई हैं। तो मरीज़ आता है आँख दिखाने के लिए जो एसिम्प्टोमेटिक है टोटल। सो एक तरह का स्रोत होता है, इज़ अ सोर्स फॉर इन्फेक्शन फॉर ऑल द पीपल हू कम इन कॉन्टैक्ट। सो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप ग्लव्स पहने और आप चश्मा पहने। अगर आप चश्मा आपको नहीं भी लगा है, तो आप शील्ड लगाएँ, उसके कारण आप पूरी तरह बच सकते हैं। एक तो ये इन्फेक्शन हो गई। सेकंड, जो पेशेंट ऑलरेडी कोरोना से पीड़ित हैं, जो कि जिनकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनको आपने वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे डाल दिया है। क्योंकि ये ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स में आँख में जो ऑक्सीजन जाती है, वो हाई प्रेशर से जाती है। तो इसलिए उसपे एक मास्क लगाना पड़ता है, ताकि वो लीक ना करे साइड से। क्योंकि वो मास्क लगता है, तो उसके चक्कर में जो पॉजिटिव प्रेशर बनता है, उससे भी कई बार ब्लड का जो सप्लाई टू द आई बढ़ जाता है और कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है।
सकती है और इरिटेशन हो सकती है। एक तो मामूली कंजक्टिवाइटिस हुई, आँख सुर्ख हुई, लाल हुई, आपने उनकी दवाइयाँ दी, किंतु कोरोना के पीरियड में अगर कंजक्टिवाइटिस होती है तो आपको आरटी-पीसीआर करना चाहिए, क्योंकि आप फिर एक रिस्क बन सकते हो और एक से आप और लोगों को फैला सकते हो। तो एक तो सीधा हो गया, दूसरा हो गया कि पेशेंट बिकॉज़ ऑफ द हाई वेंटिलेशन, हाई ऑक्सीजन प्रेशर से भी हो सकता है, और तीसरा बिकॉज़ अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपका ब्लड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थोड़ा हो जाता है, तो उसके कारण भी आपके जो जो टीयर फ़िल्म है आपकी, वो हेल्दी नहीं रह जाती है। तो उसकी जो कीटाणु से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है, तो आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन को। तीसरा, अब जो पेशेंट एडमिटेड हैं, जिनको हमने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दिया है या एंटीवायरल दिए हैं, एंटीवायरल इटसेल्फ कैन कॉज़ यूवेटाइटिस लाइक सिम्पटम्स, मतलब आँख में लाली वो एंटीबायोटिक की जो एंटीवायरल है वो दवाई भी कर सकती है। सो हमें वो भी देखना है कि उनको कितना दिया जा रहा है, और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन अगर हम ज़्यादा समय दें और लंबे समय दें तो उसमें हम आँख के अंदर हमें रेटिना पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथी चीज़, जैसे आपने बोला कि जहाँ-जहाँ जिन पेशेंट्स में ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें थिक हो जाता है ब्लड, जिसमें हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, जैसे कि उसमें या हाइपरटेंशन हो पेशेंट को, या उनके अंदर स्ट्रोक हो रखा हो पहले पेशेंट को, जिसमें उनका ब्लड हम थिन करने की दवाइयाँ देते हैं। सो उन पेशेंट्स में देखा गया है कि सेंट्रल रेटिनल वेन और सेंट्रल आर्टरी दोनों को ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाती हैं। रिसेंटली कुछ पेपर्स अभी आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी जर्नल में नहीं आए हैं। 4 या 5 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें उन्होंने पता किया है कि सडनली अगर आँख में प्रॉब्लम हो रही है इस पीरियड में, तो आपको अपना आरटी-पीसीआर भी कराना चाहिए। ये रेटिना की प्रॉब्लम भी कोरोना से मुमकिन है। और ठीक है। लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे स्कूल के हैं ये, पहले तो वो स्कूल क्लास में होते थे, ब्रेक मिलता था बीच में, दे यूज्ड टू गो प्ले एंड ड्रिंक वाटर, ईट एवरीथिंग। नाउ ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज़ दे पेइंग टू द स्कूल द एंटायर फीस, they want their kids to sit in front of the TV, in the front of the screen, and there's lots of screen time. So उसके चलते उनको आँखों में accommodative spasms हो रहे हैं, they're getting headaches, उनको watering हो रही है आँख में, and they're not healthy. So I think a certain limit of TV watching or online viewing is healthy. उसके आगे डॉक्टर this खोकर, becomes little dangerous for the इससे kids जुड़े also. सवाल भी हमारे पास आए हैं दर्शकों के, जो आप बच्चों से जुड़ी बातें बता रहे हैं, इससे जुड़े सवाल भी हैं और इसे लेकर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या किया जा सकता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर मंजूषा, जैसा अभी डॉक्टर खोकर ने तमाम बातें बताई हैं, क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी? और आयुर्वेद की अगर बात करें तो वो इन समस्याओं को कैसे देख रहा है और कैसे कोरोना के समय में आंखों की सेहत पर असर पड़ रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही बताया कि जैसे कोरोना के कारण से जो कंजंक्टिवाइटिस या जिसको हम आयुर्वेद में अभिषेक बोलते हैं, अगर मिलता है तो उन पेशेंट्स में हमें उसकी आरटी-पीसीआर या कोरोना की जांच करनी चाहिए। तो आयुर्वेद में हम लोग प्रिकॉशनरी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाफ भी इस दौरान जो काम कर रहे हैं, ये आई के रिलेटेड सिम्टम्स लेके आते हैं। हम लोग एक त्रिफला का नेत्र प्रक्षालन करते हैं, जिसमें कि त्रिफला के जो 2 पिंच सिर्फ लेके आपको क्लीन वाटर में, ड्रिंकेबल वाटर में भिगो के रखना है 2 से 3 घंटा, और फिर छान के आंख धोना है। इसमें क्या है कि ये सिंपल आई इरिटेशन है, तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स अगर हम जब तक ना यूज करें तो अच्छा है। जैसे सर खुद ही बता रहे हैं कि उसमें उनके अपने साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो अगर इन चीजों से ये सब मैनेज हो जाता है तो अच्छी बात है। और इस दौरान जैसे बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो सीवीएस रिलेटेड सिम्टम्स है बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो बच्चे खुद से तो वो टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बीच में मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने भी ये रेस्ट्रिक्ट किया था कि स्कूल्स केवल दिन में 2 ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और छोटे बच्चों को 30 मिनट की 2 क्लासेस और बड़े बच्चों को 45 मिनट्स की क्लासेस। ये सब इस चीजों को देखते हुए किया गया था जब क्लिनिक्स में आई रिलेटेड सिम्टम्स जो है पेशेंट्स ज्यादा आने लगे ड्यूरिंग द कोविड टाइम। और आयुर्वेद में हम लोग इसके साथ साथ जो आंख के लिए हेल्दी आहार विहार बताया गया है, जैसे आंवला है, अनार है, मूंग की दाल है, ऐसा खाना ज्यादा दिया जाए, और ना कि जैसे बेक फूड में हमेशा बात करती हूँ, जो आज की जनरेशन जो है मोर फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड, और जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं जो कि आई की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा फूड ना खा के जो है हेल्दी डाइट हम लोगों को एडवाइस करेंगे। और दूसरा जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपलसरी है क्लासेस के लिए, वो तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करें। मेरा ये कहना कि क्लासेस मोबाइल पे अटेंड ना की जाएं। बेटर है कि बच्चे जो है क्लासेस को लैपटॉप पे अटेंड करें या बिगर स्क्रीन पे, बिकॉज उसमें जो है फॉन्ट का साइज कम रहेगा। ठीक है। और जब आप
कंपैरेटिवली बिगर साइज रखेंगे तो आई के ऊपर जो स्ट्रेन है, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम रिलेटेड बिल्कुल। सिम्टम्स है, वो भी कम आएंगे। ठीक है, जो ये प्रिवेंटिव कुछ और मेजर्स हैं उन पर भी हम और डिटेल में अभी बात करेंगे। डॉक्टर खोकर, जैसे आपने आंखों के लाल होना, कंजंक्टिवाइटिस को लेकर जो बातें बताई हैं, आंखों का लाल होना कोरोना का एक लक्षण माना जाता है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या ये सिर्फ एक लक्षण है और जैसे कहा जा रहा है कि आंखों के जरिए भी वायरस फैल सकता है, आंखों का लाल होना एक कैरियर होने का संकेत है, या कोरोना की वजह से जिनकी भी आंखें लाल हुई हैं, लक्षण सामने आता है, उनकी आंखों में कोई ना कोई समस्या भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है? Conjunctivitis, yes, could be the only symptom which the patient can come. ठीक है, that's first. Second, अब ये पाया गया है कि जिनमें कोविड पॉजिटिव हैं, उन पेशेंट में जब सिवियरिटी बढ़ जाती है, देन कंजंक्टिवाइटिस के चांसेस 1% से अबाउट 7 to 8% तक बढ़ सकती है और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, दैट्स सेकंड। बट एज शी सेड राइटली, हमें एंटीबायोटिक वहां पे इतनी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ इसलिए डाली जाती हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो इन आइज के ऊपर। सो इन आइज को आप कोल्ड वाटर से क्लीन कर सकते हैं, रिफ्रेश टीयर्स या आर्टिफिशियल टीयर डाल सकते हैं, जो कि हम एलोपैथी में यूज करते हैं, एंड एंटी एलर्जी मेडिसिन डाल सकते हैं। दूसरा पाया गया है कि जितना सीवियर कोरोना वायरस होगा, कंजक्टिवाइटिस के बाद एक चीज आती है कीमोसिस, उसमें कंजक्टिवा के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। सो दैट इज लुक्स लाइक मोर ऑफ अ एलर्जिक रिएक्शन। तो हमें इन पेशेंट्स में एंटी एलर्जिक भी ऐड करनी चाहिए ताकि आंख रब ना करें, क्योंकि जब आंख रब करते हैं तो अंदर के जो सेल्स हैं वो टूटते हैं, उसके कारण वो दे सेट रिलीज सम केमिकल्स, जिसके कारण मास्ट सेल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। हमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर मेडिसिन भी देनी पड़ती है, जिसको हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन टॉपिकल कहते हैं, और कुछ पेशेंट्स में हमें ओरल स्टीरॉयड या ओरल एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। और दूसरा जहां तक है कि ये स्प्रेड हो सकती है, यस, जैसे कोई भी कंजंक्टिवाइटिस एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है क्योंकि वो वायरस होती है। सो वो कोरोना में भी हो सकती है। उसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे मैं हॉस्पिटल वार्ड ओपीडी जाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, तो जब भी मैं पेशेंट छूता हूँ उसके बाद मैं अपने हाथ को अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन से साफ करता हूँ, और कभी भी हाथ को अपने फेस पे नहीं टच करना है, बिकॉज ये उड़ के नहीं आएगा, ये आपके बॉडी के हाथ के थ्रू ही आएगा। सो अगर हाथ पे कांटेक्ट हो गया है, आपने उस वक्त फेस को छू लिया जबकि वो एक्टिव वायरस है, सो सबसे इंपॉर्टेंट कारण तभी होता है। और अगर आपने आंख रब कर ली, इसलिए आई शील्ड पहनते हैं। किंतु कई इन्वेस्टिगेशन हमारी ऐसी हैं जिनमें हमें आई शील्ड नहीं पहन सकते, लाइक स्लिट लैम्प पे बैठेंगे या माइक्रोस्कोप पे सर्जरी कर रहे हैं, तो आई शील्ड से फॉगिंग हो जाती है। सो उन कंडीशंस में हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट के नाक पे जो मास्क लगाए तो उसको हम एक तो कवर कर ले ताकि नाक से जो हवा आ रही है वो उसके आंख की तरफ ना आए और आपकी तरफ ना आए, एरोसॉल में ना जाए। और दूसरा, हम जब कंजक्टिवाइटिस का ऑपरेशन करते हैं इस पेशेंट में, हम एक एक्स्ट्रा शील्ड लगाते हैं आंख के ऊपर ताकि वो हमारा बीच में और पेशेंट के बीच में एक एक्स्ट्रा शील्ड बन जाती है, अगर इन पेशेंट हमें कोई सर्जरी या कुछ इमरजेंसी करने की जरूरत पड़े तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर मंजूषा, अगर इसके अलावा हम देखें तो इन दिनों किस तरह की आंखों की बीमारियां आमतौर पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं? इसमें मेन हमें जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, और ये सिम्टम्स ज़्यादा उन लोगों में जिनको पहले से ही ड्राई आई से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। तो वो उन लोगों को जब कंपल्शन के कारण ज़्यादा लैपटॉप पे ऑफिस वर्क करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण, तो उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा एग्रवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, जो उसके लिए बताया गया है कि हाउ टू प्रॉपरली यूज द कंप्यूटर। लाइक 20-20 का रूल है कि आप 20 मिनट आधा घंटा कंप्यूटर पे काम करने के बाद एक ब्रेक लें 20 सेकेंड्स का, 1 to 2 minutes, देन लुक आउटसाइड, टेक ब्रेक, मूव फ्रॉम योर चेयर। मीन्स उससे क्या खाए, जब बैठे हैं लगातार तो लोग उसी पोस्चर में बैठे हैं तो उससे पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और दूसरा, जो आपका वर्क स्टेशन है उसमें भी पोस्चर का ध्यान रखना है कि आपके हाथ एकदम सीधे हों और आपका जो स्क्रीन लेवल है वो आपके आंख से थोड़ा नीचे हो, जिससे कि नेक पे और आईज पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये किया जा सकता है। डॉक्टर खोकर, अब हम दर्शकों के सवाल अगर लें तो एक प्रश्न हमारे पास आया है। ये अजय झा ने प्रश्न पूछा है, पटना से इनका प्रश्न आया है। इन्होंने बोला है कि मुझे मई में कोरोना हुआ था और मेरी आंखों में थोड़ा सा पावर है, चश्मा लगाता हूँ मैं, क्या मेरी आंखों की रोशनी पर कोरोना का असर पड़ सकता है? यानी ये जानना चाहते हैं कि अभी तो हल्का पावर है लेकिन कोरोना क्योंकि मुझे हुआ था, तो क्या मेरी आंखों पर और असर पड़ सकता है, पावर बढ़ सकती है? सीधा सीधा कोई संबंध हो सकता है? पावर बढ़ना तो नहीं होना चाहिए।
इसमें प्रॉब्लम क्या है, एज डॉक्टर साहब ने कहा है कि क्योंकि हम ज्यादा टीवी देखते हैं ज्यादा, सो हमारे जो आंख का जो एकोमोडेशन का मतलब है कि जब हम पास देखते हैं तो वो चीज हमारी आईज की कुछ मसल्स काम करती है जो फोकस में लाती है चीज को। वैसे हम दूर देखते हैं तो मसल रिलैक्स होती है, पास देखते हैं तो वो लाते हैं, उसको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। सो उनकी टोन जो है, क्योंकि पास काम करते जाते हैं करते करते उनकी टोन बढ़ जाती है, सो इसको हम एकोमोडेशन स्पैज्म कहते हैं। सो उस दौरान अगर हम उनको दूर देखने को बोलें तो उनकी हो सकता है दूर की रोशनी उनको कम लगे, जो कि एक्चुअली कम नहीं है। वो कम इसलिए हुई है बिकॉज उनको पास में देखने की आदत पड़ गई उन मसल्स को, सो एकोमोडेशन स्पैज्म हो गया है। सो इन पेशेंट में एकोमोडेशन स्पैज्म ब्रेक करने के लिए हमें अगर उनका चश्मे का नंबर जांच करना भी पड़ेगा तो कम से कम 2 या 3 दिन उनको बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं बैठना है। लेट द एकोमोडेशन रिलैक्स एंड देन दे शुड कम फॉर ग्लासेस। यस। दूसरा, अगर नंबर उनको लगता है कम हो रहा है उनका, कई बार जब वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है तो कॉर्निया की सरफेस, ये तो कंजक्टिवा में होती है, जो एक पारदर्शी लेयर होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर कई बार सुपरफिशियल ओपेसिटीज, छोटी छोटी ओपेसिटीज बन जाती हैं जिसको हम एसपीके, सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस कहते हैं। अगर वो बन गई हैं सो उन केसेस में विजन थोड़ी ड्रॉप हो सकती है। सो इनको चाहिए किसी विशेषज्ञ से और स्लिट लैम्प के ऊपर जांच की जाए, देखा जाए अगर कॉर्निया पे व्हाइट ओपेसिटीज आ रही है तो इन पेशेंट्स का स्टीरॉइड या दूसरी दवाइयों से निवारण किया जा सकता है और विजन फोकस में लाई जा सकती है। और चश्मे का नंबर अगर आपको जांच कराना है इस पीरियड में, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप कुछ दिन ब्रेक लें पहले, उसके बाद कराएं, वरना वो एकोमोडेशन आपका ठीक से ब्रेक नहीं होगा। और दवाई डालने के बाद, मतलब साइक्लोप्लेजिया दवाई डालकर, प्यूपल डायलेट कर सिलरी बॉडी को रिलैक्स कर ही नंबर जांच करें। सिर्फ मशीन पे बैठकर जैसे कंप्यूटर पे टेस्ट होती है ऑटो रिफ्रैक्टिव वाली, वो इन पेशेंट्स में इतनी कामयाब नहीं होगी और नंबर गलत आएगा। अच्छा, ठीक है। एक और प्रश्न है डॉक्टर मंजूषा, ये वही बच्चों से जुड़ा प्रश्न है और ये मोक्ष सिंह लखनऊ से प्रश्न आया है। मेरे बेटे की उम्र 11 साल है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, उससे कोरोना हुआ था और क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, पढ़ाई वगैरह कंप्यूटर मोबाइल पे हो रही है, सब ऑनलाइन है, तो क्या आंखों पर कोरोना की वजह से और ज़्यादा असर पड़ सकता है बच्चे पर? देखिए, अगर हम प्रॉपरली कंप्यूटर यूज करेंगे तो ये सब सिम्टम्स नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि हम अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को जो है स्पेशल अटेंशन देना होगा बच्चों के ऊपर कि जो जरूरी है क्लास के टाइम तो वो कंप्यूटर यूज करे और बाकी टाइम में वो बच्चों को और जो घर के इंडोर गेम्स हैं उन एक्टिविटीज में एंगेज रखे, जिससे कि बच्चे कंपलसरी अपने अकेले बैठे हैं तो वो इंडोर गेम्स पे या वीडियो गेम्स जो मोबाइल में बैठ के खेलते हैं वो नहीं खेलेंगे। और आंख पे असर होना जरूरी नहीं है। जैसे जो कोरोना है तो अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो भी एक आर्टिकल में ये आई थिंक इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी या कोई और ऑप्थेल्मोलॉजी जर्नल में आया था कि 20% पेशेंट्स में टीयर फ्लूइड में सिर्फ ये कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव मिलता है। जब जितने भी हम एनालिसिस करेंगे तो 20% केसेस में ही ये पॉजिटिव मिलता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है, लेकिन इस समय में किसी को भी अगर कोई भी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो घर नहीं बैठे रहना है, अपनी जाकर आंख के डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी है। ठीक है डॉक्टर खोकर, अगर हम बाकी आंखों की बीमारियों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन से बड़े कारण है? एक तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, ज़्यादा समय कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताना, इसके अलावा आनुवांशिकता या फिर और कोई बीमारी, बाकी और क्या वजह हो सकती हैं जो आंखों पर असर डालती हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी हमारे लिए जो है वो है, जैसे कि हमारे जो शरीर में अगर ब्लड प्रेशर है हमें, या लिपिड प्रोफाइल हमारा डिरेंज्ड है, और या हमें डायबिटीज है। इन बीमारियों में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, सो स्ट्रोक होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, एम्बोलिज्म की चांसेस ज्यादा होती हैं। और स्पेशली अगर हम कोरोना के टाइम पे देखें, बिकॉज हमारी बाहर की एक्सरसाइजेस बंद हो गई हैं, ड्रग्स हम जो ले रहे हैं उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम फिजिशियन से नहीं मिल पा रहे हैं। सो मेरा ये कहना है कि इस वक्त हमें इन चीज़ों को और भी गहराई से और भी सतर्कता के साथ इसको कंट्रोल करना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए। एक्सरसाइजेस घर के अंदर जितनी मुमकिन है उतनी करनी चाहिए, और दवाई का भी, अगर हम एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट को रिविजिट करके थोड़ा उसको चेंज करना चाहिए। जहाँ तक आपने खान पान के बारे में कहा है, लिपिड प्रोफाइल, तली चीजें वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए। और ऑल these things which can cause irritation to your mucosal membrane, उसमें जितना म्यूकोसा मेम्ब्रेन इरिटेट होगा, इन्फ्लेम होगा, उतना ही वायरस को वहां जाके बैठ के ज्यादा चिपकने की और ज्यादा
प्रोलिफरेट होने की चांसेस मिल जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें गर्म पानी या पानी पीते रहें ताकि गला हमारा ड्राई ना हो। सेकंड, कार्डियोलॉजी से मिलके और न्यूरोलॉजी से अगर हमारी प्रॉब्लम है तो उनसे मिलके हमें उसका ट्रीटमेंट को कंट्रोल करते रहना चाहिए। थर्डली, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है और वो जो इम्यूनोसप्रेसेंट पे हैं, उनमें अगर वायरस होता है तो वो बहुत ही खतरनाक बीमारी का रुख इख्तियार कर सकता है और उसमें डेथ भी हो सकती है। सो उन पेशेंट में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन पेशेंट्स को जितना बचा सकें उतना अच्छा है। और अगर वायरस उनको होता है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इन पेशेंट्स को, इनको घर पे रखने की नहीं है। रेटिना के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ आर्टरी, कुछ वेन्स होती हैं, तो उनके अंदर ऑक्लूजन हो सकते हैं। अभी कुछ आर्टिकल्स आए हैं जिसमें सडन ड्रॉप ऑफ विजन हो गया एक आंख में या दोनों आंखों में। तो वो जो क्लॉट है वो हार्ट से निकल के जाके किसी आर्टरी में बंद करके उसने आर्टरी को रोक दिया है। अगर वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को ब्लॉक करता है तो उस आंख की रोशनी का बढ़ने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, अगर वेन में आता है तो वेन उतना खतरनाक नहीं है क्योंकि वो कुछ हद तक नुकसान करेगी, पर दोनों कंडीशन में आपको फौरन डॉक्टर को मिलना चाहिए और आपका सिस्टमिक जो डिजीज है उसका इलाज या कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य हो जाता है इसमें। डॉक्टर मंजूषा, अगर बाकी हम लाइफस्टाइल से जुड़ी कारणों की बात करें, बड़ी बीमारियों को लेकर अभी डॉक्टर खोकर ने बताया, खान पान को लेकर आप लगातार जोर दे रहे हैं। हम देख रहे हैं आजकल बच्चों की आंखों पर चश्मा बहुत जल्दी चढ़ रहा है। लाइफस्टाइल में अगर बाकी चीज़ों को देखें, नींद या फिर तनाव या ज़्यादा प्रेशर, ये जो फैक्टर्स हैं, ये आंखों की सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड रहता है। तो इससे जो है हमारा जो बच्चों का या बड़ों का भी सर्कैडियन रिदम, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बच्चे तो अपना टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सोने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले ये सब गैजेट्स जो है कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये एक सबसे पहला है। और एक सिंपल सा जो पहले सर ने बताया था कि आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद के कुछ ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर लाइक सेफ टू यूज in these days, जैसे ऑप्टाकेयर या कुछ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट such type of simple eye drops can be used। and healthy eye जो फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट्स है पर्टिकुलरली, वो बच्चों को देना चाहिए। इसमें आंखों के लिए हमारे यहाँ पे बादाम, there is a theory of signatures, so the organ की शेप के अकॉर्डिंग जो है नेचर में चीजें दी गई हैं, तो आंखों की जो शेप है बादाम से एकदम मिलती है। और बादाम और अनार वगैरह जो ये सब चीजें हैं जो पहले बताई, ये सब चीजें आंखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर हम आज के पॉइंट ऑफ से भी देखें तो जो ल्यूटिन, ज़ीज़ैंथिन वगैरह जो आई के हेल्थ के लिए बहुत एग्जाम्पल, इन आइटम्स में रिच मिलते हैं। पालक है या और लीफी वेजिटेबल्स है, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्थी। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, सर ने 2-3 चीजें बताई जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव चेंजेस। इसमें एक ARMD जो कि जो रेटिनल डिजेनरेशन है, ड्राई और वेट 2 तरह का होता है, वो चीजें बहुत बढ़ रही है अभी बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल। तो जिसमें स्मोकिंग एक कारण है और कम न्यूट्रिशन होना, माइक्रोन्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होना, इन सब कारणों से जो है पहले यूरोपियन कंट्रीज में ARMD का इंसिडेंस ज्यादा था। अब जो है हमारे जैसे जो विकासशील देश है, यहाँ पर भी इन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर खोकर, आप जो बात जोड़ रहे थे वो जोड़िए, और उसके बाद में चाहूंगी आप सिम्टम्स भी बताएं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं सिर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या फिर थोड़ा विजन में प्रॉब्लम है तब। क्या और भी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो आंखों में किसी समस्या की तरफ इशारा करते हैं? जी, जैसे कि डॉक्टर मंजुला ने बताया कि ARMD पहले USA में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ठीक है, उसमें 2 तरह के होते हैं, ड्राई एंड वेट। अब वेट ड्राई है उनका तो कोई इलाज नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें सूख गया है, पीछे स्कार हो गया रेटिना के ऊपर। वेराज जो वेट आते हैं उसके लिए एंटी VEGF इंजेक्शंस आते हैं, जो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कोरोना के दौरान भी हमें ये इंजेक्शन लगाने जरूरी थे पेशेंट्स को, बिकॉज अगर वो नहीं लगते हैं उनको तो उनकी विजन हमेशा के लिए चली जाती है। ये एंटी VEGF का मतलब है कि ये जो ब्लड वेसल्स बन रही है नीचे अंदर आंख की, जो नई ब्लड वेसल बन रही है, उनको नहीं बनना चाहिए। वो तब बनती है जब वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। सो वो बेसिकली वो इरिटेट होके और ब्लड मांगती हैं। सो उस ब्लड को देने के लिए सिस्टम में वैस्कुलर फैक्टर्स रिलीज होते हैं। सो उन वैस्कुलर फैक्टर को रोकने के लिए आंख के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, जो कि पहले
यूएस में और यूरोप में बहुत कॉमन लगता है, तब इंडिया में भी आई थिंक जो भी डायबिटिक के पेशेंट जिनमें एआरएमडी पॉजिटिव है वेट वाली, उनको लगते हैं, और वो ही अभी एक इलाज हमारे पास पॉसिबल है। सो एक तो ये हो जाते हैं कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं एआरएमडी के वेट वाले जिनको इंजेक्शन लग रहे हैं, उनको तो फॉलोअप करना ही है। और बहुत सिंपल टेक्निक होती है, इसको ओसीटी कहते हैं। उस मशीन पे पेशेंट को बिठा के रेटिना की फोटो ले लेते हैं, और रेटिना की थिकनेस हमें मिल जाती है कि उसके अंदर कितना फ्लूइड इकट्ठा है। अगर फ्लूइड ज्यादा है तो इंजेक्शन देने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। और ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें हमें पेशेंट को छूना भी नहीं पड़ता है। किंतु अगर इंजेक्शन लगाना है तो फिर वो ओटी में ले जाके पूरा एहतियात के साथ इंजेक्शन दिया जाता है उनको। और वो पेशेंट अभी भी आरपी सेंटर में हमारे पास आई थिंक हफ्ते के 40 से 50 पेशेंट इंजेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लगेंगे तो कोरोना से ज्यादा उनकी ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो आपने सिम्टम्स पूछे, किसी भी तरह की रेडनेस या एलर्जिक या इरिटेशन इन द चाइल्ड, ये पहले की सिम्टम बता चुका हूँ। और तीसरा, अगर पेशेंट को पहले से ही यूवेआइटिस है, एक इस तरह की बीमारी है जिसमें शरीर के सेल ही शरीर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एसएलई है या ल्यूपस है। इन बीमारियों में पेशेंट को लंबे समय तक स्टेरॉइड देते हैं या क्लोरोक्विन देते हैं। डॉक्टर खोकर, लास्ट में मैं चाहूँगी आप कमेंट दें कि लोग कर क्या सकते हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अपना सकते हैं। हम खान पान और कसरत को लेकर हमेशा बात करते हैं, आँखों की कसरत कितनी ज़रूरी है, और आखिर में आप क्या राय देंगे तमाम दर्शकों? ठीक है, सो आई थिंक अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है वो आंखों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, बिकॉज वो इज गोइंग टू एवरीबडी। आप घर पे बैठे हैं, कोरोना को लेने के लिए आपको बाहर जाके इन्फेक्ट होना पड़ेगा, वहां तो ये आपके घर पे आ रहा है। टीवी एंड बच्चे तो वैसे भी 24/7 दे ऑन द सेल फोन्स। सो एकोमोडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है कि एज डॉक्टर साहब सेड के टेक अ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। और दूसरा हम एक पामिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है आपने, अपने पाम्स लेके अपने आंख के ऊपर लगा देने ऐसे, एंड फॉर 1 मिनट आपने कुछ नहीं करना है, उसको ब्रेक करना है, अपने अकोमोडेशन को, अपने स्क्रीन को नहीं देखना है। उसके बाद फिर आप आधे घंटे के लिए काम कर सकते हैं। सो सिंपल एक्सरसाइज है। दूसरा, अगर जब भी हॉस्पिटल जाएं आप डॉक्टर के पास, उनसे आप बोलिए कि आप उनकी ऑर्थोप्टिक चेकअप कर लें। ऑर्थोप्टिक चेकअप का मतलब है कि वो आपकी अकोमोडेशन की रेंज कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, कितनी आपकी है, आप हाइपर एकोमोडेट ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे, वो चीजें चेक हो जाएंगी। उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज दी जा सकती है। और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, जब भी टीवी का काम खत्म हो आप टीवी बंद करिए, स्क्रीन बंद करिए, उसके बाद घर के अंदर वॉक करिए। और अगर बाहर वॉक के लिए जाते हैं, मास्क लगा के वॉक करिए। आई थिंक अभी तो मैंने देखा है पार्क में लोग वॉक करते हैं, मास्क लगा के करते हैं, तो वो बहुत सेफ है। किंतु अभी भी मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के आते हैं वहां पर, एंड एजुकेटेड पीपल, जिनको मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, माध्यम से, कि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, किंतु अगर आप घर जाके किसी और को इन्फेक्ट कर देंगे, आप कैरियर हो सकते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों के मैं ऑपरेशन करता हूँ खूब सारे, मैं करीब 15 से 20 एक हफ्ते में हम सर्जरी करते हैं। अब दिक्कत क्या है, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन इतनी जल्दी पिकअप होती नहीं है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर रिएक्शन ज्यादा नहीं आता है, और बहुत ज्यादा कोल्ड उनको नहीं होता है, किंतु वो कैरियर बन सकते हैं, और वो कैरियर किसी को स्प्रेड कर सकते हैं। और डॉक्टर मंजूषा, आप क्या एहतियात देंगे आखिर में दर्शकों को, आंखों की सेहत को बिल्कुल सेहतमंद बनाए रखने के लिए आंखों को? इसमें जो हमारे आयुष की गाइडलाइंस बताई गई हैं, उसमें एक नस्से बताया गया है, अणु तेल का नस्से। और बच्चों में हम अणु तेल का नस्से अगर नहीं कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को कि घर पर गाय का घी या देसी घी होता है, वो अपना 1-1, 2-2 बूंद मम्मी जो है, मदर्स हैं, बच्चों के नाक में डाल सकती हैं, घर से बाहर जाने के समय और बाहर से आने के समय। ये नाक पे मास्क का काम करता है, तो कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ कैस्टर ऑयल जो है, जो एक इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता आईज में, हम अगर पलकों के बाहर लगा दे तो हम आई में भी जो है कोरोना वायरस का एंट्री एज वेल एज जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कम कर सकते हैं, और ये क्लिनिकली हम पेशेंट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जो आज का अंक है उसका समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर खोकर आपका, डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप अपना पूरा योगदान दे रहे होंगे, सभी ज़रूरी एहतियात अपना रहे होंगे, और आज बताए गए उपायों को अपनाकर अपनी आंखों को भी बिल्कुल सेहतमंद रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम इनका इंतजार करते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।